बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र से पाकिस्तान आते आते लंदन जा पहुंचे थे और लंदन से कुछ रोज़ क़याम के बाद वो पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। शदीद तनकीद की गई और कहा गया शहबाज शरीफ साहब, मुल्क के हालात इस कदर संगीन है, एक सियासी बेचैनी है, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ लंदन बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी तनकीद की कि एक अहम तैनाती आर्मी चीफ की तैनाती होने वाली है और उसके बारे में मुशावरत साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ से की जा रही है, जो अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब को होना चाहिए था, ताकि मुल्क के अंदर सियासी बातचीत हो, सियासी मामलात को तय किया जाए और जो मुल्क के अंदर एक बेचैनी की कैफियत है, इसको शहबाज शरीफ साहब खुद हल करने की कोशिश करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के माबैन राब्तों की खबरें भी चली। ये भी कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान कुछ अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने एक दो रोज़ पहले कुछ बातचीत करते हुए ये इंदिया दिया कि कोई मुज़ाकरात अब तक कामयाब होते हुए नज़र नहीं आते। गोया जो इमरान खान साहब के मुतालबात हैं, इमरान खान साहब के सारे मुतालबात कहीं भी पूरे नहीं हो रहे। शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा गया कि वो लंदन में जो अहम फैसले करने गए हैं उसके बारे में वो वापस लौटेंगे तो मुल्क के अंदर बड़े अहम फैसलों की अनाउंसमेंट भी की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो फैमिली से मिलने आए हैं, अपने घर वालों से मिलने आए और अपने बड़े भाई से मिलने आए हैं। लेकिन खबरें लंदन से ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ के माबैन एक तवील मुशावरत हुई है। उस मुशावरत में वो तमाम चीज़ें सामने रखी गई जो आरिफ अलवी साहब पैगाम लेकर इस्टेब्लिशमेंट के पास गए थे। इस्टेब्लिशमेंट से आरिफ अलवी साहब ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को भी कुछ फेस सेविंग का रास्ता दिया जाए। वो लॉन्ग मार्च करने इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद में धरना देना चाहते हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब का ये मुतालबा कि इलेक्शन कुछ अर्सा पहले करवा दिए जाएँ। इसको मान लिया जाए तो इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने को तैयार हैं। साथ ही साथ ये कहा गया कि ऐलानात होने के साथ साथ इलेक्शन के हवाले से मिल बैठ कर कुछ लाएअमल तय कर लिया जाए। ये मुतालबात मियाँ नवाज शरीफ के सामने रखे गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने साफ इनकार कर दिया कि इलेक्शन अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले हरगिज़ नहीं होंगे। गोया शहबाज शरीफ साहब भी मियाँ नवाज शरीफ को कायल करने में कामयाब ना हो सके और शहबाज शरीफ साहब के इस मौक़िफ़ को भी मियाँ नवाज शरीफ ने तस्लीम नहीं किया कि इलेक्शन वक्त से पहले हो सकते हैं। साथ ही हुकूमत और PTI के माबैन बातचीत आगे बढ़ाने के लिए जो तीसरे फरीक की तरफ से राय दी गई थी उसे भी मियाँ नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया है। मियाँ नवाज शरीफ समझते हैं कि इलेक्शन भी अपनी मुकर्रर मुद्दत पर होंगे और इमरान खान साहब पर किसी सूरत भी उनके साथ ना बातचीत की जाएगी, ना उन्हें कोई स्पेस सेविंग का कोई ऐसा रास्ता दिया जाएगा। गोया शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वापस पलट रहे हैं, लेकिन उन तमाम मुतालबात को जो उन्होंने रखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ वज़ीर आज़म और पार्टी के कायद मियाँ नवाज शरीफ के सामने उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। और जो मियाँ नवाज शरीफ का फ़ैसला है ख़ास तौर पे नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, उस पर भी मियाँ नवाज शरीफ अपना फ़ैसला और शहबाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत के बाद सुनाने के लिए तैयार बैठे हैं। साथ ही साथ आज तुर्की के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। तुर्की की इस्तिक़लाल स्ट्रीट जो है वो स्ट्रीट है कि जहाँ पे दुनिया भर से लाखों सियाह वहाँ पे आते हैं और हर रोज़ हज़ारों की तादाद में हर वक्त रात देर गे तक वहाँ लोग मौजूद होते हैं। वहाँ एक खुदकुश धमाका हुआ है, जिसके साथ साथ इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि वहाँ टारगेट सियाहों को करने के साथ साथ तुर्की के अंदर ये बेचैनी पैदा करना था। तुर्क हुकूमत ने अभी तक किसी के बारे में ये निशानदेही नहीं की, ना ही ये बताया कि इस धमाके के अंदर कौन मुलव्वस हो सकता है। तीसरी सबसे अहम खबर जो पाकिस्तानियों के लिए थी, आज एक उम्मीद थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच जीत जाएगा, लेकिन एक मुकाबला तो बड़ा सख्त खेला पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने, लेकिन हम वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब ना हुए। उसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर कि टीम ने जो कमज़ोरियाँ कोताहियाँ थी उसका हम जायज़ा कब लेंगे और कैसे हम देखेंगे कि इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचकर भी कामयाबी हासिल ना कर सकी। एक के ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लंदन की खबरें भी आपके सामने रखेंगे, तुर्की में होने वाले धमाके की बात भी करेंगे और पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन खेले जाने वाले इस फाइनल मैच का भी जायज़ा लेंगे अपने मेहमानों के साथ। पुराने एक बार फिर खुश आमदेद। लंदन में क्या हुआ, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान किन फैसलों के साथ
वापस लौट रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जनाब मुजीबुर शामी साहब। शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। शामी साहब, अपोजिशन ने बड़ी तनकीद की, इमरान खान साहब ने बड़ी तनकीद की कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब लंदन जा बैठे हैं, मुशावरत कर रहे हैं आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ से जो अदालतों से सजा याफ्ता हैं। लेकिन लग ये रहा है कि इस वक्त सारे फैसले मियाँ नवाज शरीफ ही कर रहे हैं और वही फैसले जो हैं शहबाज शरीफ साहब को सुना दिए गए हैं। देखें, अब ये तो अपना अपना अंदाजा है। ये कोई आर्मी चीफ का जो तकर्रुर है वो कोई गली मोहल्ले से तो होना नहीं है कि आप जो आदमी लंदन में मिल जाए आपको या मिस्र में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए उसको पकड़ के कहें कि चलिए इसको आर्मी चीफ बना दें। तो इसलिए आर्मी चीफ तो जिसने भी बनना है वो उन लेफ्टिनेंट जनरल में से ही बनना है ना जो पाक फौज में मौजूद हैं और जो सीनियर तरीन लोग हैं। बिल्कुल ठीक। ये फिर नवाज शरीफ साहब से मुशावरत हो या किसी और से हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? यानी क्वालिफाई तो वही लोग करते हैं ना जो फौज को सर्व कर रहे हैं अच्छा दराज से और जो आला तरीन मनसब तक पहुंचे हैं। फौज के लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो सीनियर तरीन पोजीशन होती है, उसके बाद तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही होता है। ऐसी सूरत में ये कहना कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब से मशवरा नहीं होना चाहिए या फलां से मशवरा, इसमें क्या है? इसमें कोई वजन तो बाकी नहीं रहता। यानी लेफ्टिनेंट जनरल जो है इसी में से होंगे ना वो। जी जी। लेकिन शामी साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती को पोलिटिसाइज किया गया है, अगर ख़ास तौर पे हम इस बार देखें, इस पर सियासी बयानबाजी की गई, सियासी जमातों के बयानात आए, तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, क्या आपको लगता है ये दुरुस्त है इस वक्त हमारी इस हवाले से पॉलिसी सियासतदानों की, या मुल्क के अंदर मजबूरी जो माहौल बना है इसका कितना नुकसान होता है इदारों को कि सारा दिन इसी बात को डिस्कस किया जाता है? देखिए, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो इतनी यानी तजरियों का, कयास आराइयों का, अफवाहों का मौजू नहीं बनी और एक प्रोसेस के तहत वो तकर्री होती रही है। तो मेरा ख्याल अब तो हालात जो हैं बहुत हमने गंभीर बना दिए हैं और ये हमारे अहले सियासत को भी और अहले सहाफत को भी समझना चाहिए और हुकूमत में भी लाजिम था कि जल्द अज जल्द इस प्रोसेस को मुकम्मल कर लेती। इमरान खान साहब ने भी इसको मौजू बनाया है पब्लिक डिबेट का और उससे भी एक नुकसान पहुंचा है। और फिर जो इक़्तिदार में लोग हैं उन्होंने भी जल्द फैसला नहीं किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको मामला तकरीबन तय हो गया है और ये बात वाज़ेह हो गई है कि जनरल बाजवा जो है रिटायर हो जाएंगे, यानी कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो मामला बड़े क्लियर हो गए हैं। अब मेरा ख्याल 2-4 रोज में तवक्को रखनी चाहिए कि आर्मी चीफ नए जो है उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। शामी साहब, कुछ लंदन से इतलात हैं, कोई गैर मुसद्दका खबरें इस किस्म की सामने आ रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यह वाज़े तौर पर कह दिया है कि इंतखाबात अपनी मुकर्रा मुद्दत से पहले किसी सूरत नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ साहब के साथ जो पैगामात पहुँचाए गए थे, आरफ अलवी साहब जो किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें यह कहा गया था कि इमरान खान साहब इस बात पर तैयार हैं, अगर कुछ माह पहले इंतखाबात करवा दिए जाएँ तो हुकूमत के साथ मिल बैठने को तैयार हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस तमाम मामले पर बिल्कुल वाज़े जवाब दे दिया है कि ना इमरान खान साहब के साथ बातचीत होगी, ना मुकर्रर मुद्दत से पहले इलेक्शन होंगे। असल में इमरान खान साहब जो हैं वो भी कनपट्टी पे पिस्तौल रखकर फैसला कराना चाहते हैं ना। अगर वो बातचीत के लिए तैयार होते तो थोड़ा सा अपनी जारहाना रवैया है उस पर कोई नजरसानी करते तो बातचीत का दरवाजा जो है खोलते तो मेरा ख्याल है फिर मुश्किल हो जाती, फिर हुकूमत जो है उनके साथ एंगेज हो जाती। लेकिन उनका सारा जोर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर रहा है और सदर आरफ अलवी साहब से भी जो रास्ते रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से रहे हैं और मतलब है कि वो अपने सियासत में जो उनके हरीफ हैं उनको वो अपना फरीक मानने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से मेरा ख्याल सूरत हाल में पेचीदगी पैदा हुई है। अगर असूली तौर पर तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है कि सारे लोग मिलके बैठें और ये फैसला कर लें। इलेक्शन तो होने ही है
10 महीने बाद हो, 9 महीने बाद हो, 7 महीने बाद हो, तो अगर इत्तेफाक हो जाए और उसके इंतजामात पर भी इत्तेफाक हो जाए, इलेक्शन कमीशन की हैत और तश्कील पर और फिर जो निगरान हुकूमत बननी है उस पर भी, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इमरान खान साहब ने तो अपना रास्ता खुद ही काटा है, क्योंकि वो असम्बली से बाहर आ गए हैं। अब अगर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होते तो फिर तो उनकी बड़ी से होती, जी जी इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी, निगरान हुकूमत के हवाले से भी। लेकिन उन्होंने तो ये रास्ता इख्तियार नहीं किया, उन्होंने खुद ही एक तरह से विड्रॉ कर लिया। अब ये हुकूमत की सवाबदीद हो गई है तो वो किस तरह मशवरा करती है और किस तरह मामले को आगे बढ़ाती है। लेकिन शामी साहब, पहले तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब सिर्फ बातचीत कर रहे थे, वो चाहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट ही उन्हें इंतखाबात की तारीख लेकर दे हुकूमत से। उस वक्त इमरान खान साहब बातचीत करने को तैयार नहीं थे मुस्लिम लीग नवाज के साथ, हुकूमत के साथ। अब मियाँ नवाज शरीफ नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के साथ बातचीत हो। इस तरह दूरियां और फासले तो बहुत बढ़ जाएंगे। देखिए जी, दूरियां तो कम करनी ही पड़ेंगी और करनी ही चाहिए। और आखिर सब इस मुल्क के रहने वाले हैं और सब ने अपना इसी इनका मरना जीना इधर ही है। और या कोई इख्तलाफ में रहे या इख्तदार में रहे तो उसने ये काम करना है। तो इसलिए एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए, एक दूसरे से मुसाफा करना चाहिए और मिल बैठकर उनको मुश्किलात से निकालना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और हम सबको इस मामले में अपना किरदार भी अदा करना चाहिए। शामी साहब, नए चीफ की तैनाती के बाद आपको लगता है सियासी बहरान कदरे थम जाएगा? कुछ ठहराव तो आएगा ना। अब जो बेयकीनी की कैफियत है वो कम हो जाएगी, खत्म तो शायद हो लेकिन कम तो हो जाएगी। और नया आर्मी चीफ जो है वो नए तरीके से और नए अंदाज से अपने मामलात का आगाज कर सकेगा। क्योंकि जितनी भी आप जो कुछ भी कह लें, लेकिन जो नया शख्स आता है तो जाहिर है उससे फर्क तो पड़ता है। उसका एक जाविया भी मुख्तलिफ हो सकता है, चीज़ों को देखने का भी, उनका जायजा लेने का भी, फैसला करने का भी। तो अगरचे फौज एक अदारे के तौर पर काम करती है लेकिन अफराद से फर्क तो पड़ता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे तुर्की में होने वाले धमाके की, इस अफसोसनाक वाक़े की जो उस जगह पे हुआ जहाँ दुनिया भर से सियाह दिन रात वहाँ पर मौजूद होते हैं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद आपको लिए चलते हैं इस्तांबुल, जहाँ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी उज़्मा अल करीम हमारे साथ मौजूद हैं। तुर्की में अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 6 अफराद जहाँ की बाजी हार गए और 53 अफराद इसमें ज़ख्मी हैं। उज़्मा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। इस वक्त सूरत हाल क्या है इस्तांबुल के अंदर? बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, हुकूमत की तरफ से किसी पर यह जिम्मेदारी आयद की गई है? अब तक की इतलात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। वाकई आपने सही कहा, एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है और तुर्की में अब तक हमने जो है बहुत अरसे से इस तरह का कोई वाक़या ना देखा ना सुना। बहुत अरसे से हालात जो हैं वो बहुत मामूल पे थे, लेकिन अब ये अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं हो सका हुकूमत की जानिब से या अथॉरिटीज़ की जानिब से। अब तक इस धमाके के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि ये दहशतगर्दी का वाक़या था या कोई किसी और वजह से जो है ये धमाका हुआ है, गैस का था या क्या था। ये ज़रूर है कि इस वक्त पूरे शहर में, चाहे वो यूरोपियन साइड हो चाहे एशियन साइड हो, हमने एक सोग की सी कैफियत है और लोग खुद मोहतात हो जाते हैं। यहाँ पे सड़कों पे जो है हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक भी कम है, मार्केट्स में, मॉल्स में लोग जो हैं वो अब कम होते दिखाई दिए हमको। 4:20 पे ये धमाका हुआ। ये धमाका हुआ तकसीम स्क्वायर, जो मेन स्क्वायर है, वहां से जब आप गलाटा टावर की तरफ जाते हैं पैदल, तो वो जो एक पतली सी सड़क है और सबसे मशहूर और सबसे मसरूफ सड़क है यहाँ की, टूरिस्टिक अट्रैक्शन है, इस्तकलाल स्ट्रीट के नाम से। उस स्ट्रीट पे बहुत सारे खाने पीने की रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे वहाँ पे मॉल्स हैं, वहाँ पे चर्च है, वहाँ पे एक एम्बेसी है और वहाँ पे पुलिस का एक आप कह लेंगे एक क्वार्टर भी, मतलब पुलिस का एक पूरा का पूरा स्टेशन भी बना हुआ है।
सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो ठीक। हैं वो इस्तिकलाल स्ट्रीट पर ही हमें नजर आते हैं। और 4:20 एक ऐसा टाइम था जब न सिर्फ टूरिस्ट बल्कि लोकल्स भी बहुत वहां पर पहुंचे हुए होते हैं। बड़ा एक गहमा गहमी का सा समा होता है, तो उस वक्त ये धमाका हुआ। तुर्की की हुकूमत की जानिब से अगर मैं आपको बताऊं तो ये बात, वहां से मीडिया कवरेज की पाबंदी लगा दी गई। जितनी भी लाइव कवरेजेस है उनको बंद कर दिया हम्म। गया ताकि पैनिक ना फैले। यहाँ के मेयर की तरफ से भी फौरन एक ट्वीट आया कि प्लीज किसी भी किस्म की कयास आराइयों से गुरेज किया जाए ताकि पैनिक ना फैले। और जब तक यहाँ की अथॉरिटीज कोई ऑथेंटिक फिगर्स या नंबर्स जारी नहीं करती, उस वक्त तक हम सबको पाबंद किया गया है कि हम अपनी तरफ से कोई भी चीज ना बताएं, क्योंकि बहुत सारे फिगर्स अलग अलग आ रहे थे। कोई कह रहा था 5 लोग जख्मी हैं, कोई कह रहा था 12 लोग जख्मी हैं, कोई 45 बता रहा था। तो इन तमाम कयास आराइयों को रोकने के लिए कहीं कहीं तो ये बात भी सामने आ गई कि जी खुदकुश धमाका हुआ है। तो हुकूमत की जानिब से बाकायदा जी। ये डायरेक्टिव्स आए हैं कि आप अपनी तरफ से कोई भी कयास आराई नहीं करें, और जब तक हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने नहीं आ जाती, उस वक्त तक लोग अपनी अपनी कयास आराइयों हम्म। से गुरेज करें। और ये एक अच्छी बात भी है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ठीक। इस्तिकलाल स्ट्रीट और तकसीम की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद किया गया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां चलती है, जो उस तरफ हम्म। जाती है, उसको भी रोक दिया गया है और लोगों को भी वहां जाने से अभी मना किया गया है। उसमें अगर हम बात करें इस्तांबुल की, जो इस्तांबुल जाएं, ख़ासतौर पर टूरिस्ट की अगर बात की जाए, तो ऐसा मुमकिन कम ही होता है कि वो तकसीम स्क्वायर ना जाए या फिर इस्तिकलाल स्ट्रीट में ना जाए। बहुत एक मसरूफ़ स्ट्रीट शुमार की जाती है, दुनिया भर से सियाह वहाँ पे आते हैं। टारगेट सियाह हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? मैं आपका सवाल ही समझी, आपने आखिरी लाइन क्या कही, क्या हो सकती है? टारगेट टूरिस्ट हो सकते हैं क्या? इस टूरिस्ट प्लेस को निशाना बनाया जाए, क्योंकि इस्तिकलाल स्ट्रीट बहुत मारूफ स्ट्रीट है। टर्की जो है वो इस वक्त दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है। दूसरा, अगले साल टर्की में जो है इंतखाबात भी हैं। फिर 2023 टर्की के लिए एक बहुत अहम साल साबित होगा, क्योंकि 1923 में टर्की को एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो डिक्लेयर किया गया था। तो बहुत सारी जगहों पे 100 साल की ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके बाद 2023 टर्की के लिए एक बहुत अहम साल आने वाला है। तो कुछ भी मुमकिन है कि इनकी टूरिस्टिक अट्रैक्शन को टारगेट करने का मकसद ये हो कि जो एक टूरिज्म है उसको धचका पहुंचाया जाए, इनकी इकोनॉमी को धचका पहुंचाया जाए। अगर तो ये कोई दहशत गर्दी का वाकया है। दूसरा, जाहिर सी बात है अगले साल इलेक्शंस हैं, जी तो जी। उस सूरत हाल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2023 की सूरत हाल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और 2 दिन पहले टर्की ने जो एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे पावरफुल जो अपना एयरक्राफ्ट, अगर आप कहें कि असली के दौर में सबसे पावरफुल के वो 22 जी टारगेट्स जी। को एक साथ हिट कर सकता है, उसको इनॉग्रेट किया है, तो वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन बात वही है कि हम कितने भी गोल गोल चक्कर लगा लें, अपनी तरफ से कयास आराइयां कर लें, जब तक यहाँ की अथॉरिटीज कोई वाज़ेह सूरत हाल हमें नहीं बता देती कि असल में ये धमाका क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उस वक्त तक कुछ भी हतमी तौर से नहीं कहा जा सकता। शहर में पैनिक है या लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं वो मौजूद हैं जगह जगह इस धमाके के बाद? देखिए, यहाँ पे वैसे ही पुलिस जो है उसकी पेट्रोलिंग बहुत होती है। तकसीम वगैरह तो टूरिस्टिक एरियाज हैं, वहां तो वैसे ही बहुत ज्यादा होती है। लेकिन पूरे शहर में जगह जगह सिक्योरिटीज और फिर बहुत ही इनका एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है। तो पैनिक तो यहाँ पे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, ना ही मुझे कोई पुलिस सिक्योरिटी की तादाद जरा दिखाई दी। अलबत्ता लोगों की ठीक। तादाद कम हो गई है सड़कों पे, क्योंकि एक आप कह लें कि एक माहौल है, मेच्योर सोसाइटी है। जब भी इस किस्म का कोई वाकया होता है तो लोग खुद एहतियात करते हैं, बाहर नहीं निकलते। और जहां तक सर्विलेंस की बात है या सिक्योरिटी मेजर्स की बात है, तो उनके इतने हाईली आप कहते हैं कि हाई टेक्निक्स के साथ ये मोटिवेटेड ड्रोन्स इनके होते हैं। इनके तमाम तर जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो कनेक्टेड हैं। तो मेरा नहीं जी। ख्याल कि पुलिस की नफरी यहाँ पे बाहर ज्यादा हमको दिखाई दे, लेकिन डेफिनेटली सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और सर्विलेंस भी जो है वो अब जरा सख्त हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा अल करीम। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह करे तुर्की में सारे लोग महफूज रहें। ये अफसोसनाक वाक़या था। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन खेले जाने वाले फ़ाइनल मैच की, जिसमें
कौम को मायूसी तो हुई, लेकिन एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट देखने को मिला। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पुनः में एक बार फिर खुशामदीद बात होगी। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन खेले जाने वाले फाइनल मैच की पाकिस्तानी शायकीन मायूस हुए। उम्मीद थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब होगा, लेकिन इसके साथ साथ आज टीम की कारकर्दगी कैसी रही इसका भी जायज़ा लेंगे। इंग्लैंड को बर्तरी कैसे हासिल हुई। कामरान अकमल साहब टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद हाशमी साहब, मुल्क के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। शाहिद हाशमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया पुराने वक्त देने का। कामरान साहब, ये बताइएगा कि आज हमारी बैटिंग की नाकामी तस्वर किया जा रहा है कि अगर हम रन ज़्यादा कर लेते मैच हम जीत सकते थे। देखिए, बैटिंग तो नहीं, बस थोड़ा सा फर्क कंडीशन का आया, कोशिश की है लड़कों ने, लेकिन जितना टारगेट टीम जैसे इंग्लैंड खेल रही थी, जैसी मजबूत टीम है ऑन पेपर भी देखा जाए, प्लेयर्स भी उनके पास बड़े अटैकिंग है, उसके मुताबिक हम लोग रन नहीं कर सके। जैसी पिच थी 160 165 करते तो ये डेफिनेटली इंडियन टीम ना करती। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा बॉलिंग अटैक है, इस रन में भी बॉलिंग ने बड़ा जबरदस्त डिलीवर किया। थोड़ी बैटिंग हम लोगों ने डर के की है, कोई अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली। फर्स्ट 6 ओवर्स तो हम लोग अच्छा कर गए, 1 विकेट गिरी थी, लेकिन जो फर्स्ट 6 ओवर्स के बाद हम 10 ओवर तक खेले हैं वो थोड़ा मोमेंटम लूज किया, फिर हम लोगों ने उस मोमेंटम के साथ नहीं खेले। फिर लास्ट के 5 ओवरों में हमने सिर्फ क्या नाम है 37 रन बनाए हैं, कोई 4 से 5 विकेटें गिर गई। वहां पे हम लोगों को कोई 50 से 60 रन करने चाहिए थे। तो यही फर्क रहा है कि एक बड़ी टीम, प्रोफेशनल टीम, कैप्टनसी, बॉलिंग बड़ी जबरदस्त, ग्राउंड बड़ी थी वहाँ, उस वजह से भी हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई। सामने खेल बड़ी हिट मार नहीं सके, साइडों पे मारने जा रहे थे, वहाँ पे कैच आउट हो रहे थे। तो ये सारी गेम अवेयरनेस होती है, लेकिन पाकिस्तान टीम फाइनल खेली है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये है कि अच्छी टीम जीती है। कामरान साहब, पिच को समझने में हमारे जो है बैट्समैन नाकाम रहे हैं, ये लगता है आपको? देखिए, ये तो मैं एक्सक्यूज कभी नहीं नसरुल्ला भाई मानता। पिच जैसी है, बाकी भी पहला मैच हमने इससे मुश्किल पिच थी मैं समझता हूँ इंडिया के खिलाफ, हमने 160 रन बना लिए थे, एक नहीं थे 150 हुआ था। आज सिर्फ देखें, हाईएस्ट सिर्फ हमारी टीम से 38 है, और हमारी टीम, उनकी टीम में 150 हुआ तो उन्होंने 138 रन चेज कर लिया। लो स्कोरिंग था, एफर्ट उनको भी करनी पड़ी है, लेकिन थोड़ा स्कोर ज्यादा होता तो शायद वो और अच्छा करते, या और उनका प्लान थोड़ा अटैकिंग होता। तो ये तो रन चेजेबल थे जैसी भी पिच होती, लेकिन हम लोगों ने 20 से 25 रन कम किए मैं समझता हूँ फर्स्ट 6 ओवर्स में। फिर ओवरऑल पूरा मोमेंटम जैसे बनाना चाहिए था फाइनल को लेके, इंग्लैंड की टीम को सामने रखे, वैसा बना नहीं है बैटिंग में। शायद हाशमी साहब, अगर हम 20-25 रन ज़्यादा कर लेते तो क्या हम जीत की पोजीशन में थे? दूसरा, हम अक्सर कहते हैं कि हमारे मिडिल ऑर्डर्स जो है वो नाकाम होते हैं। आज ओपनिंग भी नाकाम हुई, जिसकी वजह से शायद एक प्रेशर आ गया टीम के ऊपर। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, कामरान ने भी कही और दूसरे लोगों ने भी कही कि हम 20 से 25 रन शॉर्ट थे। अगर हम 20 रन भी और बना लेते तो हम इंग्लैंड को बड़ी अच्छी टफ फाइट देते। 138 डिफेंड करने में हमने इतनी जबरदस्त फाइट दी। फिर एक तो पिच आसान नहीं थी, वही पिच थी जिस पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था 23 अक्टूबर को। स्लो साइड पे थी, इस पे स्ट्रोक खेलना जरा मुश्किल था, इसीलिए आपने देखा बाबर ने भी स्ट्रगल किया। और मेरी मैच के बाद मैथ्यू हेडन जो टीम के मेंटोर हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा इब्तिदाई 6-7 ओवर काफी टिमिडिटी का मतलब है थोड़ा डर के, थोड़ा सहम के बैटिंग की पाकिस्तानी बैट्समैनों ने। तो बिल्कुल सही उन्होंने असेसमेंट किया कि थोड़ा डर के, थोड़ा सहम कर बैटिंग कर रहे थे। और फिर बड़ा क्रूशियल पॉइंट उस वक्त आया जब आखिरी 5 ओवर में 41 रन चाहिए थे इंग्लैंड को, और उनके पास 5 विकेटें थी, जब शाहीन शाह अफरीदी 16वें ओवर की पहली बॉल करते हुए इंजर्ड हो गए और नी के ऊपर गिरे थे कैच लेते हुए हैरी ब्रूक का, और वो बाहर चले गए मैदान से, और वहीं से पाकिस्तान मैच हार गया। इफ्तिखार को बॉलिंग कराने के लिए लाया गया, बाकी 5 बॉलें उसमें बेन स्टोक्स और मोइन अली ने दोनों ने चार्ज किया और इंग्लैंड ये मैच जीत गया। 19वें ओवर में जाके जीता, जिससे आपको अंदाजा होगा कि इंग्लैंड की टीम ने भी स्ट्रगल किया बैटिंग में। यानी आपको लगता है अगर शाहीन अफरीदी इंजरी ना होती तो और हम मुकाबला सख्त करते?
बिल्कुल करते हैं। आप जैसे मैंने बताया कि आखिरी 5 ओवर में 41 रन चाहिए थे। अगर शाहिन शाह अफरीदी उस ओवर में 1 विकेट ले लेते तो हम इंग्लैंड की टेल में दाखिल हो जाते और फिर हमारा जीतने का अच्छा खासा चांस हो जाता। मैं तो कहता हूँ क्रेडिट है पूरी टीम को कि 138 में इतनी फाइट की और ये इंडिया वाला मैच नहीं बनने दिया। जिस तरह इंडिया को इंग्लैंड ने 10 विकेटों से हराया और याद ताज़ा हो गई, जिस तरह हम लोग कहते थे बड़ा अच्छा मीम था कि कॉलेज का लव अफेयर याद आ गया कि बड़ा वन साइडेड हुआ करता था लव अफेयर। हाशमी साहब, क्या टीम प्रेशर में थी? ये महसूस हुआ आपको? आप खिलाड़ियों से भी मिले, लगता था टीम के ऊपर प्रेशर है फाइनल का? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक दिन पहले बाबर आजम ने की थी, उन्होंने कहा हम प्रेशर नहीं ले रहे, हम बड़े रिलैक्स हैं। और टीम जिस तरह अच्छा करके आई थी, ऐसा टर्न अराउंड किया था, कमबैक किया था पूरे टूर्नामेंट में पहले 2 मैच हारने के बाद, तो प्रेशर लेना नहीं चाहिए था। लेकिन फाइनल का एक प्रेशर होता है, इंग्लैंड वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, प्रेशर तो हर मैच का होता है। लेकिन शुरू में थोड़ी सी बैटिंग अगर तेज कर देते, 49 डॉट बॉलें यानी 120 में से 49 डॉट बॉलें यानी जिन पे कोई रन नहीं बना, पाकिस्तान ने खेली। आप इफ्तिखार को देखें, इतना अच्छा खेलते चले आ रहे थे। उन्होंने 5 गेंदें आदिल रशीद की बगैर कोई रन बनाए खेले और अगले ओवर में जाते ही वो अगले ओवर में आउट हो गए। 6 बॉलें खेली बगैर कोई रन बनाए। तो अगर उन्होंने 49 गेंदों में 20 बॉलों पर भी सिंगल बना लेते तो पाकिस्तान का स्कोर 157 160 तक होता और वो बड़ा विनिंग स्कोर हो जाता। कामरान साहब, आदिल रशीद को खेलना मुश्किल था? फिर जैसे कि बताया, हाँ, शायद हाशमी साहब कह रहे हैं 49 जो है वो बॉल्स डॉट्स हुई, 2 ओवर मेडन गए। देखिए, आदिल रशीद बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है, उनका मैच विनर बॉलर है, उस पर बड़ा रिलाई करते हैं और हमेशा उसने बाबर आजम को थोड़ा ट्रबल में रखा। कोई भी लेग स्पिनर हो, बाबर आजम थोड़ा बुगली पढ़ने में थोड़ा लेट हो जाता है। आज देखें जैसे 11वें ओवर में जैसे 16 ओवर मिल गए थे, ऑलमोस्ट 80 प्लस रन हो गए थे 11वें ओवर में। नेक्स्ट ओवर में बाबर जैसे आउट हुआ, उसके बाद फिर प्रेशर टीम पे बड़ा आ गया। फिर वो सारी बड़ी शॉटें देखे ना, बड़ी बाउंड्री की तरफ मारने जा रहे थे, जिसकी वजह से आउट हो रहे थे। किसी ने ये नहीं सोचा गैप में खेल के 2 रन ले ले या बाउंड्री रोलिंग शॉट मारने चले जाए, क्योंकि बाउंड्री बॉल लंबी थी, या सामने हिट मारने जाते। शान ने सिर्फ सामने एक छक्का मारा, एक शदाब ने मारा, बाकी कोई बैट्समैन सामने बाउंड्री नहीं लगा सका। क्योंकि आप देखें कि वही चांस था। लेकिन ये है कि आदिल रशीद ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, उसके साथ जो कैप्टनसी है बटलर की। बेन स्टोक ने पूरे वर्ल्ड कप में 4 ओवर नहीं किए, आज उससे पूरे 4 ओवर करवा लिए। बैटिंग में उसने मैच जितवा दिया। 2019 का वर्ल्ड कप भी वो उसने ऐसी वन साइड मैच एक ही एंड पे खड़ा है तो उसने मैच जितवा दिया। आज भी देखिए फाइनल जितवा दिया। तो एक प्लेयर, बड़ा प्लेयर, मैच विनर है। लेकिन मेरे ख्याल से स्कोर अगर ज्यादा होता तो शायद वो अंडर प्रेशर आ जाता। फिर कैप्टनसी आप देखें, जो नया बैट्समैन आता था, अटैकिंग फील्ड ही होती थी, कम स्कोर था, फील्ड खुली रखी, सिंगल टाइट रोटेट हो जाए तो प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो ये सारी चीजें चलती गई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी हम ये ना सोचें, मतलब भाई क्रिकेट है कि हम लोग फाइनल खेल गए, सब चीजें अच्छी हो गई हैं। वो आप जो गलत चीजें हुई हैं वो कोई नहीं भूलेगा। उस पर जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे, चीजें अच्छी नहीं होगी, तो ये फिर हमें कभी ना कभी ऐसा फाइनल होगा, हारेंगे तो फिर हम भूल जाएंगे। तो आगे जो बेहतर करना, अभी ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, उसके मतलब सोचना, हम T20 की सोच रहे हैं, तो उसमें क्या टीम होनी चाहिए। ये टीम जाती है 50 ओवर में, देखना पड़ेगा, या कोई और परफॉर्मर है या जिसकी जगह बनती है ओडीआई क्रिकेट में, अब उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ना कि हम सिर्फ T20 की तरफ तो लगाया हुआ सबको, अंडर 19 को भी लगाया हुआ, डोमेस्टिक भी, हर जगह T20 अब खेल रहे हैं। अब 50 ओवर की तैयारी कर लेनी चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि हारिस जैसा सरप्राइज हमारे पास एकदम से आ जाए। तो अभी से तैयारी करनी बड़ी जरूरी है। और दूसरी सारी चीजें, बैटिंग ऑर्डर जो है, हम लोग खैर अब क्लिक कर रहे हैं, जीत रहे हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि आपका 8वें नंबर का बैट्समैन हो, 4 पे भेज दे, 3 पे भेज दे, तो वो बारी कर रहे हैं। फिर आपके जो स्पेशलिस्ट हैं बैट्समैन, वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी तैयारी है, मैनेजमेंट ने, चीफ सिलेक्टर, सिलेक्शन कमेटी ने क्या तैयारी की है, कप्तान कोच ने क्या तैयारी की है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। बाकी सारी टीमों का एक पैटर्न है, उन्होंने रोल डिफाइन किया हुआ, उसके मुताबिक हमारी टीम नहीं ऐसे करते। रोल दिया होता कि हमारा बैटिंग ऑर्डर ये होगा, सडनली एकदम से हम शताब को ले आएंगे, नवाज को ले आएंगे, तो वो जो स्पेशलिस्ट गए होते हैं वो 8वें नंबर पे जा रहे होते हैं। तो ऐसे टीमें ऊपर नहीं जाती, फिर वैसे बैकफायर भी होता है जब बड़ा मैच होता है।
शायद हाशमी साहब, जो कमरान साहब बात कर रहे हैं, हमें जायज़ा लेना चाहिए, ख़ासतौर पर अगर हम फाइनल से मैच हारे हैं, हमें देखना चाहिए हमारी गलतियां क्या थी, हमने बेहतरी कहाँ पे की। हम जायज़ा लेते हैं, वैसे माजी में तनकीद तो हम बड़ी करते रहे कि हम जायज़ा लेते ही नहीं हैं। फिर टीम के हवाले से आइंदा की मनसूबाबंदी, टीम के अंदर नए लोगों की शमूलियत, क्या आप समझते हैं कि अब कुछ तब्दीलियाँ लानी चाहिए हमें? बिल्कुल, हमें अहाता करना चाहिए इस कारकर्दगी का, और हमें देखना चाहिए कौन कौन से एरियाज हैं जहां हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमें अपने कप्तान को मजबूत करना होगा। हमें अपने कप्तान को, उसका जो गेम अवेयरनेस है, उसकी जो नॉलेज है, वो कभी बहुत अच्छी कप्तानी करता है, कभी बहुत ऑर्डिनरी कप्तानी करता है। तो उसको कप्तानी में मैच्योरिटी देनी पड़ेगी। एक ऐसा कोच लाना पड़ेगा जो उसको गाइड करे, उसकी मेंटोरिंग करे। अब ये मैथ्यू हेडन का फैसला बहुत ही अच्छा था। उन्होंने प्लेयरों में थोड़ी जान डाली थी, पिछले साल भी T20 वर्ल्ड कप में, इस साल भी। ठीक। तो हमें अपने एरियाज देखने होंगे, और खुसूसन 2011 के वर्ल्ड कप से हम रोना रोते हैं डॉट बॉल्स का। हमें डॉट बॉल्स का कोई सद्देबाप करना होगा। हमें अपने प्लेयरों को सिखाना होगा कि हम स्ट्राइक रोटेट करें, सिंगल लेके दूसरे एंड पे जाएं और डॉट बॉलिंग कम से कम खेलें। बहुत बहुत शुक्रिया शायद हाशमी साहब, और कामरान अकमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।